आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं। प्रिंसिपल्स गाइडलाइन होते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर थॉट एंड एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स के एक्शन के लिए एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो एक गाइडलाइन है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन समझने के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर को समझ लेना जरूरी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसको समझ लेंगे। इस पर भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और 2-3 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहला फीचर होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को का मतलब हुआ कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब परवेसिव, ये भी टर्म इससे मिलता जुलता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नंबर 2, जनरल गाइडलाइन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजर के डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग में जनरल गाइडलाइन होते हैं। पर्टिकुलर नहीं होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये रेडीमेड नहीं होते हैं, ये टेलर मेड नहीं होते हैं, ये रेडीमेड होते हैं। थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डेवलप होते हैं वो प्रैक्टिस, बार बार मैनेजर एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और सेम आउटपुट, सेम रिजल्ट आने पर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बन जाते हैं। इस पर एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें याद रखेंगे प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर ये बनते हैं। नेक्स्ट है, मतलब फोर्थ फीचर है फ्लेक्सिबल। क्योंकि मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, एक सोशल साइंस है, एक बिहेवियरल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है। अब ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब इसके जो प्रिंसिपल होते हैं ये सब्जेक्टेड टू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सर्कमस्टांसेस। वो सिचुएशनल होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। प्योर साइंस के प्रिंसिपल के जैसे ये रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ही हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मतलब ये एक काम कराने का प्रोसेस होता है। अब काम कराना मतलब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि एम्प्लॉयज डिजायर्ड आउटपुट दें, एक्सपेक्ट, मैनेजर जो एक्सपेक्ट करता है वैसा रिजल्ट दें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेनली बिहेवियरल होते हैं। अगला फीचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उतने क्लियर कट नहीं होते हैं जितने कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल के केस में होते हैं। क्योंकि ये अगेन ये ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उतना क्लियर नहीं होते हैं। लास्ट फीचर है कंटिंजेंट। इस पर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। तो सबसे पहले कंटिंजेंट का मतलब समझ लेंगे।
कंटिंजेंट का मतलब सिचुएशनल, दे डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये कंटिंजेंट का मतलब हुआ। कंटिंजेंट और कंटिन्यूसी का मीनिंग समझ लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं सिचुएशनल होते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई किए जाते हैं, मोल्ड किए जा सकते हैं, फोल्ड किए जा सकते हैं। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेने के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को जान लेते हैं, मैनेजर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं, न्यू मैनेजर, जो नए मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उनको मैनेजमेंट की रियलिटी का, ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी को समझने का एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के एब्सेंस में मैनेजर जो डिसीजन ले सकते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, अनसाइंटिफिक हो सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजन को मेरिट के बेसिस पर लेने के लिए वो बताते हैं। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन, प्रैग्मेटिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। आज के टाइम पर जो बिजनेस है उसका जो इन्वायरमेंट है बहुत फास्ट चेंजिंग है, बहुत ही डायनेमिक है। उन इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर ट्यूनिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये 6 पॉइंट हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस के। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो 2 टाइप के हैं। एक को फेउल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि फोर्टेन है। फेउल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये जो फेउल के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल हैं, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। तो अब 14 फेउल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। फेउल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का काम कुछ छोटे छोटे पार्ट में, वर्केबल पार्ट में सब डिवाइड कर लेना चाहिए और एक काम एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को असाइन करना चाहिए, ताकि उस काम को रिपीटेडली करके, बार बार करके वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। जिसका बेनिफिट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन, राइट टू इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट, राइट टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम सुपीरियर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। फेउल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हर पोजीशन पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल पोजीशंस, एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाए तो वो पोजीशन होल्डर इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए तो वो ओवरबर्डेंड हो जाएगा। इसीलिए
पैरिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर फेयर बैलेंस होना चाहिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मैनेजर्स को उसे फॉलो करना चाहिए, उसे एक रोल मॉडल होना चाहिए, उसे देखकर उसका सबॉर्डिनेट रूल को फॉलो करे कि अगर हमारा मैनेजर इतना रूल को फॉलो करने वाला है तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत हेल्प मिलता है। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में ये कहा हुआ है कि सुपीरियर, ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट में जो हायर पोजीशन पर होता है वो सुपीरियर होता है और जो उसके अंडर में काम करता है वो सबऑर्डिनेट होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि एक सुपीरियर हमेशा सुपीरियर होगा ऐसा नहीं है, वो अपने सुपीरियर के लिए सबऑर्डिनेट बन जाएगा और एक सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट के लिए सुपीरियर बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, रिलेशनशिप है। तो एक सुपीरियर के अंदर कई सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक सुपीरियर कई सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन एक सबऑर्डिनेट को कंपल्सरीली एक सुपीरियर से ही इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। मतलब सुपीरियर may have many subordinates, but one subordinate must get instruction from one superior only, otherwise he will be confused, his loyalty will be diverted. नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल ने कहा है कि हर डिपार्टमेंट का एक कॉमन गोल होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट में सारे काम करने वाले लोग उसी गोल के टुवर्ड्स एफर्ट करें। प्रिंसिपल सिक्स प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अपना इंटरेस्ट होता है। अब मैनेजर को इन दोनों इंटरेस्ट में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, उसे देखना होता है कि ये दोनों इंटरेस्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहें, कभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 7, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन का मतलब सैलरी। जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो फेयर होना चाहिए। अब फेयर एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। फेयर जो एम्प्लॉयर के लिए फेयर है हो सकता है एम्प्लॉय के लिए फेयर ना हो, जो एम्प्लॉय के लिए फेयर है हो सकता है एम्प्लॉयर के लिए फेयर ना हो। तो फेयर ने कहा कि एम्प्लॉय का रेमुनरेशन, पर्सनल मीन्स रेमुनरेशन, एम्प्लॉय का रेमुनरेशन फेयर होना चाहिए फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंसिपल नंबर 8 प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसका? अथॉरिटी का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्योल ने कहा कि जो नॉन रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रलाइज होने चाहिए, वो टॉप मैनेजमेंट को लेने चाहिए, और जो रिपीटेटिव डिसीजंस हैं वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी एक फेयर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ओवर सेंट्रलाइज हो जाएगा तो टॉप मैनेजमेंट ओवर बर्डन हो जाएगा और जो लोअर लेवल एम्प्लॉई हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर वो हाईली डिसेंट्रलाइज हो जाए तो जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि सारे काम तो हम ही करते हैं।
तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक फेयर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 9, प्रिंसिपल नंबर 9 है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल ने कहा कि कम्युनिकेशन एक प्रॉपर चैनल से फ्लो करना चाहिए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ये अगर लोअर लेवल, अगर इक्वल रैंक के मैनेजर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फॉर्मल चैनल को वायोलेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने गैंग प्लैंक दिया। तो समझ सकते हैं कि जो स्केलर चेन है एक वर्टिकल कम्युनिकेशन है टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में, और जो गैंग प्लैंक है एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है बिटवीन सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स या लेटरल कम्युनिकेशन है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब 10th प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्डर का सिंपली मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट दो टाइप के होते हैं, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग should be at its place. There should be, our social order है there should be a place for everyone and everyone should be at his or her place. अगर ऐसा होगा तो सर्चिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। इक्विटी का मतलब काइंडनेस है, जस्टिस है, फेयरनेस है। अब एक मैनेजर अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को डील कर रहा है तो उसको किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी टाइप का, ना कास्ट, ना रिलीजन, ना रीजन, ना जेंडर, किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन उसे एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए। यही इक्विटी का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल, पर्सोनेल डबल लास्ट में डबल MEL, पर्सोनेल का मतलब एम्प्लॉय से है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय को अपने पोजीशन से बार बार रिप्लेस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन उसके स्पेशलाइजेशन का, उसके डेडिकेशन का प्रॉपर बेनिफिट नहीं दे पाएगा, वो एम्प्लॉय अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे एक काम पर रखना चाहिए। अगर चेंज करना जरूरी हो तो जिस काम को वो कर रहा है उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही उसको दूसरे काम में शिफ्ट करना चाहिए। 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है इंकरेजमेंट। एक मैनेजर काम कराता है, मैनेजर को काम कराना आता है, काम तो एम्प्लॉय करता है, तो एम्प्लॉय को काम करने का एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है। तो मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने अंदर के एम्प्लॉय को इंकरेज करना चाहिए ताकि वो बेटर मेथड सजेस्ट करे जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो। और लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट दी कॉप्स। ये एक फ्रेंच प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। जो मैनेजर होता है वो एक टीम लीडर होता है। मैनेजर को ये देखना होता है कि उसके ग्रुप के बीच में कोहेशन हो। इसके लिए उसको कोई भी ग्रुप मेंबर जो डिजर्व करता है उसका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। अब हम लोग आते हैं टेलर के प्रिंसिपल में। जो टेलर का प्रिंसिपल है उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एप्लीकेबल है। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के फील्ड में साइंस, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर रीजनिंग,
को अप्लाई करना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर ने बड़े सिंपल वर्ड में डिफाइन किया, सोचिए मैनेजर को एड्रेस करते हुए डिफाइन किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। थोड़ा इस डेफिनेशन को ब्रेक कर करके समझ लेते हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से जो कराना चाहता है, ये मैनेजर को एग्जैक्ट करने पता होना चाहिए। उसको अपने काम के बारे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो प्रिसाइज होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट से कराना क्या चाहता है, एम्प्लॉय से कराना क्या चाहता है। और ये देखना कि वो मैन मीन्स एम्प्लॉय उस काम को बेस्ट वे में कर रहे हैं, चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ने कहा कि हर काम को करने का एक लॉजिक होता है और एक वे होता है। उस काम को उसी लॉजिक से, उसी ऑर्डर में काम करना चाहिए, न कि ट्रायल एंड एरर। रूल ऑफ थंब इज ट्रायल एंड एरर। चलो करके देखते हैं, सही हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर से कर लेंगे। तब वो बेस्ट वे नहीं होगा, चीपेस्ट वे नहीं होगा। इसलिए टेलर ने कहा कि हर काम के करने के लॉजिक को समझना चाहिए, उसके काम के तरीकों को समझना चाहिए और काम उसी तरीके से होना चाहिए जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, मेंटल रिवोल्यूशन। ये मेंटल रिवोल्यूशन क्या है? मैनेजर्स एंड वर्कर्स का एक दूसरे के टुवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करना, ये होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर्स एंड वर्कर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए। ये कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन का मतलब होता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये कोऑपरेशन है। अब लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि उसका वो अपनी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी को दिखाए और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी को गेन कर सके। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 टेक्निक्स भी होते हैं। टेक्निक्स क्या है? मेथड्स है, प्रोसीजर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ये लाते हैं 4 टेक्निक्स सजेस्ट किए। पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। टेलर ने कहा कि थिंकिंग और डूइंग का काम एक दूसरे से अलग होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हम काम करते करते सही सोच नहीं पाते हैं, सोच नहीं सकते हैं, और सोचते सोचते काम करें तो वो भी सही नहीं होगा। तो देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। तो इसके लिए उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए, 2 इंचार्जेस सजेस्ट किए, प्रोडक्शन इंचार्ज एंड ये प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन प्लानिंग इंचार्ज थिंकिंग का काम करता है और प्रोडक्शन इंचार्ज डूइंग का काम करता है। अब इन दोनों के अंदर 4 सबॉर्डिनेट होने चाहिए, 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस,
रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और ये 8 के 8 स्पेशलिस्ट रेस्पेक्टिव फील्ड में एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं। अब सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने कहा कि हर बिजनेस एक्टिविटी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेटिंग सुपरफ्लस और अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो अननेसेसरी वेराइटीज है उनको हटा देना चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन है। थर्ड टेक्निक है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर टेलर ने 4 स्टडीज सजेस्ट किए। पहला है मेथड स्टडी। टेलर ने कहा हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड वो होता है जो जिसमें मिनिमम रिसोर्स इन्वॉल्व हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मैनेजर को हमेशा बेस्ट मेथड सर्च करते रहना चाहिए। सेकंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में टेलर ने कहा कि जो एम्प्लॉयज को अनप्रोडक्टिव मोशन को अवॉइड करना चाहिए। अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव मोशन पर ही लगाना चाहिए, जिससे बेटर और ज्यादा आउटपुट आए। अनप्रोडक्टिव मोशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर ने कहा कि एक एवरेज वर्कर किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है ये डिसाइड होना चाहिए। अब जो जो फास्ट वर्कर है वो जल्दी काम कर लेगा, जो एफिशिएंट है वो जल्दी कर लेगा, और जो इनएफिशिएंट है, स्लो वर्कर है, वो ज्यादा टाइम लेगा। तो एक एवरेज वर्कर किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा ये डिसाइड होना चाहिए, एक टाइम स्टडी करते हैं। और लास्ट है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब है कि जब लगातार काम करने से एम्प्लॉय बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है, बीच बीच में उसे ब्रेक मिलना चाहिए। तो फैटिग स्टडी में क्या है? 2 बातें हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक। 2 बातें हैं कि कितनी बार ब्रेक मिलना चाहिए और कितनी देर का ब्रेक मिलना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय एनर्जी को रीगेन कर ले, री एनर्जाइज कर ले और पूरी इफिशियंसी से, पूरे इफेक्टिवनेस के साथ अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। अब लास्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशियल फोर्स टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एम्प्लॉय को पे करने के 2 सिस्टम होते हैं, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। टेलर ने टाइम रेट मना किया। एम्प्लॉय को, वर्कर को टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट नहीं करना चाहिए, पीस रेट मतलब आउटपुट के हिसाब से पे करना चाहिए। और वो भी 2 होना चाहिए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। उन्होंने डिफरेंशियल कहा, मतलब जो इफिशियंट एम्प्लॉय है उसको हायर रेट से पे करना चाहिए, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको लोअर रेट से पे करना चाहिए, ताकि जो इफिशियंट एम्प्लॉय है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, ज्यादा अर्न करे, और जो इनएफिशिएंट है वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 टेक्निक बंद करो।